ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का समय। देखिए, पाकिस्तान पर एक हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, वो बड़ी फिट बैठती है। हमारे यहाँ कहावत है कि कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो आप देखते हैं कि टेढ़ी होती है। अगर उसे 12 साल भी किसी आप देखिए पाइप में डालकर सीधा करने की कोशिश की जाए, तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। आप देखते हैं कि जब भी टकराने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A से मुक्ति दिलाए हुए पूरे 5 वर्ष हो गए हैं। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर के परिवेश में आए गुणात्मक परिवर्तन ने वहां अलगाववाद को दरकिनार कर विकास एवं रोजगार से जुड़ी संभावनाएं जगाई हैं। परिवारवादी राजनीति को हाशिए पर धकेलकर नया विकासोन्मुख नेतृत्व खड़ा होने लगा है। लोकसभा चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बाद पाकिस्तान को आशंका सता रही है कि यदि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ तो उससे यही माना जाएगा कि कश्मीरी जनमानस ने भारत के साथ अपने भविष्य को जोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। स्वाभाविक है कि राज्य में यह सकारात्मक बदलाव पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। यही कारण है कि उसने यहां आतंकवाद को नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया। और ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान राज्य में बड़ी घुसपैठ की साजिश में लगा है। और कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद में 600 एसएसजी कमांडोज की यूनिट लाई गई। और इस सिलसिले में उनकी कमांडिंग ऑफिसर सईद सलीम जंजुआ का नाम भी सामने आया। कुछ ही दिन पहले आतंकियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले के बाद कठुआ और डोडा में सैन्य बलों पर हमला किया था। भारतीय सीमा के इतने भीतर आकर आक्रमण से स्पष्ट है कि आतंकी उच्च स्तरीय प्रशिक्षित हैं। और भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए बीएसएफ के उच्चाधिकारियों को हटा दिया। और चूंकि जम्मू कश्मीर अब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान का उद्देश्य इसे किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नए सिरे से उभारने का है। पाकिस्तान को चीन की सह भी मिली हुई है। अमेरिकी मेहमानी के चलते आईएमएफ से मिली वित्तीय मदद ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत राहत भी दी है। और अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम का प्रकट लक्ष्य तो उसे चीन से दूर करना है, लेकिन उसके लिए भारत को नियंत्रित करने के लिए भी पाकिस्तान को जिंदा रखना है। और आप देखते हैं कि कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के बाद अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के तर्क पर रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा था कि युद्ध काल में ऐसी कोई स्वायत्तता नहीं होती है और हमारे संबंध गहरे तो हैं, पर इतने गहरे भी नहीं कि आप जो चाहें वह कर डालें। यह बयान कम चेतावनी अधिक थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका तीखा जवाब भी दिया था। और आप देखते हैं कि क्या कहा, अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में फिलहाल गर्मजोशी का अभाव दिखता है, ऐसे कुछ संकेत भी है। और उसने आप देखिए भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की है। इस सब से पाकिस्तान का आत्मविश्वास नए सिरे से बढ़ा है। देखिए, आईएमएफ के बारे में भी याद रखिएगा। और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड हुआ था। ठीक है। और इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए, क्योंकि इस तरह के संगठनों से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वैसे आप देखते हैं कि इसका विकिपीडिया पर आप देखेंगे तो 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की बात कही गई है। और 190 देश इसमें शामिल हैं। राजभाषा इसकी अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता और रोकना, एक तरह से सहायता करना। पाकिस्तान की ताजा हरकतों से उसके साथ संघर्ष विराम की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। पाकिस्तानी शासक अपनी जनता को बरगलाने आए हैं। कश्मीर तो उनकी सहरग अर्थात गले की नस है और उसे वे लेकर रहेंगे। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार अख्तर निसार ने पाकिस्तानी सेना पर व्यंग करते हुए कहा था कि यह कैसी सहरग है जिसके बगैर भी हम 70 सालों से जिंदा हैं। पाकिस्तानी सेना को अब स्थानीय स्तर चुनौतियां मिलने लगी।
और उनका उसका फरेब खत्म हो जाने के बाद वह पाकिस्तान के लोकतांत्रिक दलों को भला कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। कश्मीर मुद्दे के विवादित न रहने से पाकिस्तान को गृह युद्ध के उस आशंकित परिदृश्य से कौन रोक पाएगा, और जिसकी पठान एवं बलूच क्षेत्रों में अभी से झलकियां दिखने लगी हैं। अब पाकिस्तानी शासकों के सामने यही उपाय बचा है, वे आंतरिक स्थितियों से आम जनता का ध्यान हटाकर भारत एवं हिंदू शत्रुता के एजेंडे को भुनाए। उन्होंने कारगिल में देखा कि भारत पूरे नियम कायदों से युद्ध लड़ता है, विवादित और दूसरों के अवैध कब्जों वाले क्षेत्रों में, चाहे वह कश्मीर की ही क्यों ना हो, प्रवेश नहीं करता है। अतः ऐसे सीमित युद्धों के परिणामों से उनके सामने कोई अस्तित्व का संकट खड़ा नहीं होगा। इसके साथ ही चीन और अमेरिका को कूटनीति की एक बड़ी संभावना दिखेगी, और इस तरह संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम देशों के सहयोग से कश्मीर को वापस अंतर्राष्ट्रीय विवाद के केंद्र लाना संभव हो सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान को अंदाजा है कि घुसपैठ की किसी उच्च स्तरीय योजना पर भारत की संभावित सैन्य प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है कि विश्व में प्रायः युद्ध की ही समस्याओं का अंतिम समाधान करते दिखते हैं। शांति वार्ताएं स्थायी समाधान नहीं दे पाती हैं। और आप देखिए पाकिस्तान के मामले में ही सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक इसकी मिसाल रही है। और याद रहे कि हम हर युद्ध परोक्ष युद्ध के रूप में ही प्रारंभ होता है। यदि आत्म प्रशंसा से प्रेरित हमारे रणनीति विहीन नेतृत्व ने पूर्व के युद्धों में आत्मसमर्पणकारी सोच का घालमेल ना करके सैन्य शक्ति एवं कूटनीतिक का अतार्किक उपयोग किया होता है, तो कश्मीर समस्या का समाधान बहुत पहले हो गया होता। देश की सीमा तक जाकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। हमारे सामने आज इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन युद्ध इसके उदाहरण है। युद्धों को अपनी स्वाभाविक परिणति तक पहुंचने के बाद ही शांति वार्ताओं के लिए स्थान बनता है। और यह भी एक बड़ा सत्य है कि युद्ध के बाद ही अस्थिरता का समापन होता है। एक शांति और विकास के लंबे दौर आते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को सक्रिय कर पाकिस्तान ने नए सिरे से परोक्ष युद्ध प्रारंभ कर दिया है। सवाल यह है कि हमारा जवाब क्या होगा। इतिहास गवाह है कि हमारे नेताओं ने देश को बांटकर आजादी का सौदा किया था, और कश्मीर को बांटकर वहां भी शांति की सौदेबाजी चाहिए। अपनी इस आत्मघाती नीतिगत बाध्यताओं के कारण हमने कभी कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान को निर्णायक रूप से परास्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया। हमने बहुत समय गवा दिया। आज की परिस्थितियां यही अपेक्षा करती हैं कि हम अपने दृष्टिकोण में आधारभूत नीतिगत परिवर्तन के साथ लक्ष्य नियत करें और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर पूरी शक्ति से बढ़ने का निर्णय लें। लेखक पूर्व प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी हैं। इनका नाम है कैप्टन आर विक्रम। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आपकी मायने भी राय रखती है। सुनिश्चित हो परीक्षाओं की शुचिता। आजकल आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र लीक के जो मामले आ रहे हैं, धांधली की जो बातें हो रही हैं, प्रश्न पत्र लीक होने की सिलसिले को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ 8 राज्य सरकारों ने भी इससे संबंधित कानून बनाए। हाल ही में बिहार सरकार ने भी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित किया। यह सराहनीय और समानुकूल है। सामान्य और भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या देशव्यापी है। यह जरूरी था कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इसे रोकने की दिशा में कदम उठाती। भर्ती परीक्षाओं के अलावा सामान्य परीक्षाओं में भी कदाचार रोकने की दिशा में ठोस काम होना चाहिए, और तभी नए कानून कारगर हो पाएंगे। यह सहयोग नहीं है कि नीट में प्रश्न पत्र लीक के केंद्र हजारीबाग और पटना रहे हैं। अब देखिए, कानून बन जाते हैं लेकिन उनका लागू होना सबसे बड़ी बात रहती है। और बिहार के प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में भी 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और ऐसे कानून का उल्लंघन करने वालों में अधिक भय पैदा होगा। और इससे पहले बिहार में 1981 में नकल विरोधी कानून बना था, और उसके तहत 6 महीने की जेल और 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। वह कानून तनिक भी कारगर साबित नहीं हुआ। बिहार ने जो नया कानून बनाया उसके तहत दायर मुकदमों की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। पुराने कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। बिहार सरकार पेपर लीक कांड की जांच बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी से करा सकेगी। बिहार का यह कानून जिन संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा उनमें बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, बिहार तकनीकी सेवा आयोग शामिल हैं। यह सब ठीक है, लेकिन प्रश्न है कि क्या स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर
स्तर पर की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त किए बिना भर्ती परीक्षाओं में जारी कदाचार को पूर्णतः रोका जा सकता है? यह सवाल बिहार के सामने ही नहीं, सभी राज्यों के समक्ष है। आखिर आज देश के कितने राज्यों के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परीक्षा हो पा रही है? और आप देखिए, शिक्षा परीक्षा को सुधारने भर्ती परीक्षाओं के लिए कितने सुशिक्षित उम्मीदवार मिल पाएंगे? इसलिए अगले कदम के तहत राज्य सरकारों को वहां जारी गंदगी की भी सफाई के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। और इस दिशा में अब तक जो भी कदम उठाए गए वे विफल ही रहे। समय समय पर अनेक राज्यों में सच्ची परीक्षा है और सच्ची पढ़ाई की कोशिश हुई है, लेकिन निहित स्वार्थी तत्वों ने उन्हें विफल कर दिया। वे तत्व आज भी कमजोर नहीं हुए। सरकारें हर स्तर की परीक्षाओं को कदाचार से मुक्ति के लिए अपनी कठोर इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। उत्तर भारत के कई राज्यों और खासकर आप देखिए बिहार की शिक्षा परीक्षा में गिरावट की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1995 तक बिहार में उसकी हालत ऐसी दयनीय हो चुकी थी कि कई राज्य सरकारों ने बिहार इंटर काउंसिल द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मानने से ही इनकार कर दिया था। कई मामलों में जाली अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी जारी होने लगे थे और उस स्थिति से उभरकर पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी और उपमंडलीय आयुक्त कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके चलते 1996 में बिहार में मैट्रिक और इंटर की कदाचार मुक्त परीक्षाएं हुई। 1996 की इंटर साइंस की परीक्षा में सिर्फ 15% परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो सके। पटना जिले में मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ 16% परीक्षार्थी सफल हो सके। कमोबेश ऐसा ही परिणाम अन्य जिलों में रहा। नतीजतन कॉलेजों में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों का अकाल सा हो गया। शिक्षा माफिया के पांव उखड़ना इतना आसान काम नहीं था। उन्हें शासन से घोषित रूप से यह आश्वासन मिल गया कि अब आगे की परीक्षाओं में कड़ाई नहीं होगी। इस मोर्चे पर शिक्षा माफिया ही अंततः जीत गया और दुगने उत्साह से परीक्षाओं में कदाचार करने लगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बिहार में शिक्षा परीक्षा का हाल वैसा ही हो गया है जैसा 1995 में था। होना तो यह चाहिए था कि परीक्षा में कड़ाई जारी रहती। शिक्षा परीक्षा में सुधार के लिए यह जरूरी था, पर जिन्हें यह समय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा माफिया करार दिया था, उन्हीं लोगों ने ऐसी जुगत भिड़ाई की दोबारा कदाचार शुरू हो गया। 1996 की कड़ाई के बाद के वर्षों में कदाचार की ऐसी छूट मिली कि एक दफा तो जो छात्र बिहार की बोर्ड परीक्षाओं में पूरे राज्य में प्रथम आया था, वह दिल्ली में ऊंची कक्षा में नामांकन के बाद एक सेमेस्टर भी पास तक नहीं कर सका। और देश भर में आप देखिए कि देश भर में शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा उद्योग बन गया जिसमें कोई घाटा नहीं होता। और इस उद्योग में सिर्फ आधुनिक तकनीक के साथ साथ उच्च स्तर के जनसंपर्कों की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग से जुड़े एक कारखाने का जिक्र अपनी पुस्तक इंटर काउंसिल एक हकीकत में दिवंगत प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद शर्मा ने किया। उस अल्पज्ञात कारखाने यानी कि कॉलेज के इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का जब एक खास साल का रिजल्ट देखा गया तो पता चला कि उसके कुल 477 में से 461 परीक्षार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। जब इस मामले की जांच हुई तो पाया कि वास्तव में सिर्फ 3 छात्रों को ही प्रथम श्रेणी मिली थी। आज देश के तमाम शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो मात्र शिक्षा के कारखाने बनकर रह गए हैं और घटिया माल का ही अधिक उत्पादन करते हैं। अब बात को छोड़कर इनके संचालकों को ना तो उन तमाम लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण हासिल है जिन पर कदाचार मुक्त शिक्षा परीक्षा उपलब्ध कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार है, इनका नाम है सुरेंद्र किशोर। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आपको हर हाल में देना है। अब आप देखते हैं कि अगर इस तरह की शिक्षा मिलेगी तो आप सभी जानते हैं कि वो कहते हैं ना, इस तरह के मामले देखे गए ना कि पीएचडी करने वाला जो पीएचडी किए हुए है वो ग्रेड 4 का पेपर दे रहा है, उसके पास इतनी ही योग्यता बची हुई है। और आप देखते हैं कि कई रिपोर्टें निकलती रहती हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जगह वैकेंसी तो खाली है लेकिन योग्य उम्मीदवार जो चाहिए वो नहीं हासिल हो पा रहे हैं। और देखिए, कठोर कानून होना चाहिए कि मैं तो कहता हूं यहां तक कि अगर पेपर लीक होता है तो पेपर पूरा रद्द करने के बाद जो खर्चा है ना, छात्रों का जो खर्चा हुआ है वो पूरा उसी से वसूलना चाहिए जो इस तरह का पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है। अगर किसी स्कूल में आप देखते हैं कि पकड़ा जाता है, स्कूल की वजह से होता है, तो मैं कहता हूं उस स्कूल को ही सील कर दीजिए या उससे पूरा खर्चा उठवाइए। तगड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चों की जिंदगी का भविष्य का सवाल है। उनका मनोबल कमजोर होता है अगर इस तरह की धांधली सामने आती है तो। बाकी देखते हैं ये कानून कितने कारगर होते हैं। मित्रता का आलोक ऊर्जा। मित्रता का भाव मनुष्य के जीवन में उत्साह एवं उमंग का संचार करता है।
मैत्री के लिए समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। मित्र वही जो हर सुख दुख में प्रतिफल साथ निभाए। अच्छा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। एक सच्चा मित्र वह भी है जो हमें गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। वह हमारा सच्चा हितैषी होता है। रक्त के संबंध के अतिरिक्त मित्रता ही वह संबंध होता है जो अत्यंत विश्वसनीय होता है और जिसके लिए समर्पण एवं मधुर भावनाओं के कपाट स्वतः खुलने लगते हैं। भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। माता सीता की खोज में सुग्रीव और उनकी वानर सेना ने पूरे समर्पण के साथ कार्य किया, रावण से युद्ध किया, अपने प्राणों को संकट में डालकर प्रभु श्री राम की सहायता की। प्रभु श्री राम ने भी अपने मित्र सुग्रीव के लिए बाली से युद्ध कर बाली का वध किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता को कौन नहीं जानता है। वहां आप देखिए समर्पण की पराकाष्ठा को देखा जा सकता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी सुप्रसिद्ध है। कर्ण ने सत्य एवं धर्म की राय की बजाय मित्रता को वरीयता दी और वर्तमान समय में मित्रता स्वार्थ की भेंट चढ़ती जा रही है और स्वार्थी मित्र आपके भी होंगे, आप लोग भी कई को जानते होंगे। यह सर्वथा अनुचित है। मित्रता में वैचारिक साम्य देखा जाता है और आप देखते हैं कि माया का आकर्षण नहीं है। जो व्यक्ति सामने वाले के प्रभाव को देखकर उससे मित्रता की सोचते हैं वे दीर्घकालिक समर्पण युक्त एवं स्नेहिल मित्रता के सुपात्र नहीं होते हैं, ना ही उन्हें यह सब कुछ प्राप्त हो पाता है। मित्रता में मधु सी मिठास होती है जो आप देखिए दोनों ही ओर से प्रस्फुटित होती रहती है। मित्र कभी भी अपने साथी को अन्याय, असत्य एवं कुमार्ग पर चलने को विवश नहीं करता है और ना ही वह अपने मित्र को इस मार्ग का पथिक बनने देता है। वह ऐसा होते देख तुरंत अपने मित्र को रोक देता है और उसे मार्ग बदलने की सलाह भी देने लगता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, बताया करिएगा। बेहद बेहाल बांग्लादेश। अभी आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर यहाँ से निकल चुके हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। करीब 7 महीने पहले फिर से सत्ता में आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरह आनन फानन देश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा, उससे यही पता चलता है कि हालात किस कदर उनके खिलाफ हो गए थे। और इससे भी समझा जा सकता है कि उनका इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास में घुसकर तोड़फोड़ की। उनके पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही उनके नाम पर बने एक संग्रहालय को भी जला दिया। जैसे आशंका थी, शेख हसीना के पलायन करते ही सेना ने सत्ता संभाल ली और मिलीजुली अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। शायद सेना इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। शेख हसीना लगातार चौथी बार ऐसे चुनाव में के जरिए सत्ता में आई थी जिनका प्रमुख विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। और आप देखते हैं कि चूंकि शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की, उसे आगे बढ़ाया, इसलिए उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ समय पहले आरक्षण के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू हुआ आंदोलन उनके लिए मुसीबत बन गया। इस आंदोलन को शेख हसीना के सभी विरोधियों और साथ ही ऐसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी समर्थन दिया जो पाकिस्तान की कठपुतली माने जाते हैं। इसके चलते आरक्षण विरोधी आंदोलन सत्ता परिवर्तन के हिंसक अभियान में बदल गया। लगता है कि शेख हसीना विरोधियों की चाल भाप नहीं सकी। और देखिए जो 1971 के जो आप देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनके परिवार वालों को जो आरक्षण दिया जा रहा था उसके खिलाफ थे लोग, उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में भारी कटौती कर दी, लेकिन विरोधी संतुष्ट नहीं हुए। वे शेख हसीना का इस्तीफा मांगने पर अड़ गए। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और उसमें 300 लोगों के मारे जाने के कारण शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा और अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खपा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उनकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थी। बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संतुलन साधने की शेख हसीना की नीति से चीन भी उनसे रुष्ट था और इसी कारण उन्हें हाल ही में अपनी चीन यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। और इसकी भरी पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिए शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दिया। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वह नई दिल्ली के प्रति मित्रवत थी और यदि सेना के प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार चीन के प्रभाव में काम करती है तो यह भारत के लिए और अधिक चिंता की बात होगी। और आप देखते हैं कि बांग्लादेश में एक अरसे से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। और देखिए, जब हमारा पड़ोसी है वहाँ अशांति फैलती है तो हम पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। वहाँ से लोग भारत में आने की संभावना भी है, इसलिए आप देखते हैं कि बॉर्डर भी बड़ा देखरेख की जा रही है। अवैध खनन पर सख्ती। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है।
इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन माफिया की सक्रियता कम नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध दोहन कर न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि प्रदेश सरकार को भी राजस्व की हानि झेलनी पड़ रही है। अवैध खनन रोकने के लिए 14 विभागों की को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। यह कहना अभी गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में खनन से जितनी कमाई सरकार नहीं कर पाती है, उससे कई गुना अधिक माफिया कर लेते हैं। अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए उद्योग मंत्री ने पिछले दिनों कई जिलों का दौरा कर बैठकें की और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। अब प्रदेश में आप देखिए कई स्थानों पर उनकी पहल का प्रभाव खनन माफिया पर कार्रवाई के रूप में देखने लगा है। और ऊना पुलिस जिला बद्री में अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी आई है। रविवार को ऊना में 11 वाहनों के चालान काट जुर्माना वसूला गया। बद्री में भी मुख्य संसदीय सचिव की पत्नी के नाम पर चल रहे वाहन को जब्त कर किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खनन माफिया की कमर तोड़ने के लिए सभी जिलों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाना समय की मांग है। सुखद है कि लोग भी अब सामने आने लगे हैं और अवैध गतिविधियों की जानकारी शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में आप देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए। मोईदम के संरक्षण की चुनौती, अभी यूनेस्को में जोड़ा गया ना। हाल ही में असम के मोईदम यानी अहोम राजवंश की एक टीला दफन प्रणाली के को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत की 43वीं संपत्ति है जिसे इसमें शामिल किया गया है। यह असम की तीसरी विश्व धरोहर संपत्ति है और इससे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत की सांस्कृतिक प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक 59 स्थल इटली के हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान है। भारत 43 स्थलों के साथ छठे स्थान पर है। मोईदम को पहचान मिलना न केवल असम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आप देखते हैं कि गर्व का विषय है। और याद रहे कि पूर्वोत्तर भारत में अहोम साम्राज्य द्वारा निर्मित शाही टीला दफन स्थल मोईदम पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और इन दफन टीलों को अहोम द्वारा पवित्र माना जाता था और ये उनकी अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाते हैं। अहोम लोग 13वीं शताब्दी में असम पहुंचे और चराई देव को अपना पहला शहर और शाही कब्रगाह का स्थल बनाया। 13वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक 600 वर्षों तक अहोम ने पहाड़ियों, जंगलों, पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर मोईदम या फिर आत्मा के लिए घर का निर्माण किया। अपने राजाओं को दिव्य मानते हुए अहोम ने शाही दफन के लिए मोईदम बनाने की एक अलग अंत्येष्टि परंपरा विकसित की। यूनेस्को द्वारा मोईदम को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के पीछे कई कारण हैं। इसकी वास्तुकला अपने आप में अनूठी है और यह दक्षिण पूर्व एशियाई और भारतीय परंपरा का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है। ये स्थल अहोम राजवंश के 600 वर्षों के शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था और इस लंबे शासनकाल ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। मोईदम न केवल अहोम राजवंश की बल्कि पूरे असम की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्थलों से जुड़ी तमाम परंपराएं अभी भी जीवित हैं। मोईदम के संरक्षण में कई चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन प्राचीन स्मारकों को लगातार मौसम के प्रभावों का सामना करना पड़ता है जो उनकी संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा मानवीय गतिविधियां भी एक बड़ी चिंता का विषय है। अनियंत्रित पर्यटक और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से हो रहा शहरीकरण इन स्थलों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। देखिए, यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। इस तरह की संस्थाओं को जरूर याद रखिए आप लोग। किसकी बात कर रहा हूँ? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप कहोगे कि असम घुमा के ले आइए, तो देखिए ये असम है, दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि 126 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल देता हूँ।
तो जाकर वहाँ से डाउनलोड भी आप लोग कर लिया करिएगा। ये आप देखेंगे सामाजिक न्याय को मिलेगा नया आयाम। अभी आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति को लेकर आरक्षण पर फैसला दिया है ना, उसी की बात हो रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगा दी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो आप देखते हैं कि साथ ही एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 की बहुमत से दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है उन लोगों को आरक्षण मिले और जिन्हें मिल चुका है उन्हें कम किया जाए। और क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि जिन्हें आरक्षण मिल चुका है, जिनकी स्थिति सुधर चुकी है, उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना। अभी आप लोग ओबीसी वर्ग में देखते हैं ना, आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपकी फीस जनरल कैटेगरी के बराबर लगने लगती है और आपको आरक्षण नहीं मिलता है। तो इसमें आप देखते हैं कि शीर्ष अदालत ने 20 वर्ष पुराने 5 जजों की ईवी चेन्नैया 2004 मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहराया और जिसमें 5 जजों की पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जाति वर्ग की वर्गीकरण नहीं हो सकता है और मुख्य मामला अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4-5 की वैधता से जुड़ा था, जिसमें एससी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई थी। वर्ष 2010 में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ईवी चेन्नैया के निर्णय को स्वीकार करते हुए उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था और ईवी चेन्नैया के निर्णय को स्वीकार करते हुए उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था। ईवी चेन्नैया मामले में न्यायाधीशों ने यह माना था कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित सभी जातियों एक समान समूह का हिस्सा हैं और इन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 341(1) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट समूहों को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी और चेन्नैया मामले का फैसला 5 जजों का होने के कारण यह मामला 7 जजों की पीठ को भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह निकलता है कि एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी राज्य सरकारें एसटी और एसटी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकती हैं, उन्हें कोटा के अंदर विशेष कोटा प्रदान कर सकती हैं और उसमें आप देखते हैं कि यह माना है कि राज्य सेवाओं में कुछ अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उनके भीतर पिछड़ापन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, जातियां हैं, उन्हें भी अच्छे से सभी को एक समान आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग तो फायदा उठा ले रहे हैं, किसी को आप देखते हैं कि पीछे रह जा रहे हैं। उसी तरह की बात हो रही है। यानी एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया और उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्हें वर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने और पिछड़ेपन का संकेत देने वाले आंकड़े एकत्रित करने होंगे। और फैसले का दूसरे पहलू क्रीमी लेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एससी एसटी वर्ग के में क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करने की बात कही है। अभी क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी आरक्षण में लागू है, लेकिन इस फैसले में एससी एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे बाहर करने की बात कही गई है। अब देखिए सरकार क्या करती है। 7 जजों की पीठ के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यही था कि क्या अनुसूचित जाति वर्ग का वर्गीकरण किया जा सकता है, क्या अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े वर्ग की प्रतिनिधित्व की कमी को प्रमाणित करना आवश्यक है। अब राज्य पिछड़ेपन को सिद्ध करते हुए एससी एसटी वर्ग का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण की यह अवधारणा अनुसूचित जातियों के भीतर मौजूद पदानुक्रम पर आधारित है और जहां कुछ जातियां अन्य की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई हैं। और वर्गीकरण का करते समय राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण नहीं निर्धारित कर सकते। इसके अलावा राज्य को वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए उपवर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य आंकड़ों का आधार लेना होगा। यानी एससी एसटी वर्ग के भीतर पिछड़ापन के अंतर को दर्शाने के लिए डाटा इकट्ठा करना होगा। देखा जा रहा है कि एससी एसटी वर्गों में
से कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। जमीनी सच्चाइयों को नकारा नहीं जा सकता है और एससी एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां मौजूद हैं जिन्होंने सदियों से अत्यधिक उत्पीड़न सहा है। ऐसे में राज्यों को एससी एसटी वर्गों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें सकारात्मक कार्रवाई से अलग करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए और यही सच्ची समानता प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। इस संबंध में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने सुझाव दिया कि आरक्षण को केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी ने आरक्षण के जरिए उच्च पद हासिल कर लिया तो अगली पीढ़ी की को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और वास्तव में आप देखिए एससी एसटी के संदर्भ में जाति एकमात्र महत्वपूर्ण मानदंड है क्योंकि इन समुदायों की पहचान जाति के आधार पर होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के सबसे वंचित वर्गों में से एक है और उन्हें नौकरी मिल सकती है परंतु उनका सामाजिक मान्यता उनकी सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करती है। इसलिए जाति उनकी सामाजिक स्वीकृति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी और अनपछा वर्ग और एससी एसटी की सामाजिक स्थिति की भी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सार्वजनिक रोजगार में एससी एसटी के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के महत्व को स्पष्ट किया है। और आप देखेंगे कि हाल के फैसले में क्रीमी लेयर का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर पर स्पष्ट चर्चा से ने भविष्य की मुकदमेबाजी के लिए एक नया द्वार भी खोल दिया है क्योंकि जब तक सरकारें एससी एसटी के प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डाटा प्रस्तुत नहीं करती तब तक इसमें क्रीमी लेयर उचित नहीं माना जा सकता है। पूरा होता आरक्षण का मूल उद्देश्य, ये भी देख लीजिए। देखिए इस तरह के मुद्दे पर आपकी क्या सोच है वो भी आप लोग बना के रख लीजिएगा। और देखिए जब भी आप लोग इस तरह की टॉपिक पर कुछ लिख रहे हैं बोल रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट और क्या समाधान हो सकता है और क्या चिंताएं हो सकती हैं सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप देखिए बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका पक्ष भी ले रहे हैं। अब विरोध करने वाले कह रहे हैं कि भैया अब ये सरकार इसमें राजनीति भी खेलेगी कि इस जाति को उनका वोट मिलता होगा तो उन्हें आरक्षण दे देगा और जिनका नहीं मिलता होगा उनके साथ भेदभाव करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म करने की पहल है। तो अपने अपने तरफ हैं। पूरा होता आरक्षण का मूल उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण को संवैधानिक ठहराया और राज्यों को इनमें वर्गीकरण करने का उपवर्गीकरण प्रदान किया। चूंकि आप देखिए आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा के गहरे अर्थ को समझना जरूरी है। अनुच्छेद 341 300 जातियों में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है। हालांकि इस निर्णय के बाद राज्य भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं को अधिक आरक्षण मिले जबकि अन्य को कम। यह वर्गीकरण केवल उचित और तर्कसंगत आंकड़ों के आधार पर ही हो सकता है। यानी राज्य किसी जाति को राजनीतिक लाभ के लिए अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते और न ही किसी जाति को आरक्षण के लाभ से वंचित कर सकते हैं। एक अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के आईएएस अधिकारी के बेटे और एक गरीब अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के मजदूर के बेटे को समान लाभ कैसे दिया जा सकता है। एक सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न परिस्थितियों में पहला बड़ा है और दूसरा सामाजिक विषमताओं का सीधा सामना कर रहा है। आपको सोच के देखिए कि एक को अच्छी शिक्षा मिल रही है, एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। जाहिर है कि बिना वर्गीकरण के सामाजिक समानता और आप देखेंगे कि सामाजिक लोकतंत्र को प्राप्त करना संभव नहीं होगा जो कि आरक्षण के पीछे का मूल उद्देश्य है। यह इसलिए क्योंकि वे जातियां जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो चुकी हैं और जिन्होंने पहले ही आरक्षण का लाभ उठा लिया है अब उन्हें आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाना चाहिए। उपवर्गीकरण के बिना भी आरक्षण के लाभार्थी के रूप में बनी रहेगी और अत्यंत पिछड़ी जातियों तक लाभ पहुंचाना कठिन हो जाएगा। यह सामाजिकरण के सामान्य सिद्धांत से भी समझा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि अंततः सामाजिक समृद्धि की ओर ले जाती है, लेकिन यह सभी के लिए समानुपातिक रूप से नहीं होता है। समय के साथ कई अनुसूचित जातियां और जनजातियां आरक्षण का लाभ उठाकर समृद्ध हो चुकी हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। और इसका मतलब है कि सभी अनुसूचित जातियां या फिर आप देखते हैं कि जनजातियां एक साथ आप देखें समान अनुपात में समृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे और बल्कि उनमें स्वतः असमानता हो गई जिसे आरक्षण के लाभों में वर्गीकरण के माध्यम से संतुलित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुमत से आया फैसला उपवर्गीकरण की आवश्यकता को सिद्धांत के रूप में स्वीकारते हुए राज्यों के इसके लिए शक्तियां प्रदान करता है, परंतु यह उपवर्गीकरण जटिलताओं और जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की चुनौती से भरा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची विस्तृत है और क्षेत्रवार जातियों के पिछड़ेपन में अंतर है। और आप देखिए इन जातियों के भीतर
भीतर ऐसे समूह हैं जिनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन भिन्न भिन्न है और सरकारें राजनीतिक निष्ठा और लाभ के लिए भ्रामक आंकड़ों के आधार पर सतही वर्गीकरण कर सकती हैं। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र और वास्तविक समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और सभी हितधारकों को समन्वय से काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को इन चुनौतियों से अवगत हैं, इसलिए वर्गीकरण के आधार पर न्यायिक समीक्षा का मार्ग भी खोल रखा है। यदि आप देखते हैं कि राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए बिना तर्कसंगत आंकड़ों के वर्गीकरण करती हैं, तो न्यायालय उनके आंकड़ों और वर्गीकरण की तर्क संगतता सिद्ध करने को कह सकता है। तो जो काम के आर्टिकल रहते हैं एडिटोरियल, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, बाकी आप लोगों को देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। बदलती डेमोग्राफी पर अपने अपने तर्क। बंगाल में जो तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर सवाल हो रहे हैं, ये आप देखें, बहुत सारे लोग घुसपैठ को इसका बताते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति खूब होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 माह पूर्व भारत बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप इलाके में हुई एक जनसभा में कहा था कि बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की वजह से जनसांख्यिकीय डेमोग्राफी बदल रही है और घुसपैठिए स्थानीय युवाओं के लिए उपलब्ध अवसर छीन रहे हैं। भाजपा ने डेमोग्राफी बदलाव का मुद्दा अब भी जिंदा रखा और ऐसे संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में डेमोग्राफी बदलने को लेकर झारखंड के एक भाजपा सांसद ने तो यहां तक मांग कर दी कि इन दोनों जिलों और बिहार के 3 जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री एवं बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की बातों का समर्थन करते हुए कहा था कि बंगाल में भी घुसपैठ कराकर डेमोग्राफी बदली गई है और इसकी साजिश देश के बाहर कहीं से हो रही है। अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ आज़ादी के पहले और बाद में भी 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, अब 9 जिले हो गए हैं। और कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? जैविक तरीके से इस तरह जनसंख्या नहीं बढ़ सकती। और इन सब बयानों के बीच पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफी बदलने की वजह घुसपैठ नहीं बल्कि मुस्लिम परिवारों में ऊंची जन्म दर है। और मुर्शिदाबाद के भरतपुर क्षेत्र के विधायक कबीर ने कहा कि मुस्लिम परिवारों में किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 बच्चे होते हैं। 90% मामलों में घर पर ही मुस्लिम महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही हैं। तृणमूल नेता हुमायूं कबीर के इस बयान से एक तरफ से प्रमाणित होता है कि भाजपा नेताओं की ओर से बंगाल में डेमोग्राफी बदलने के लिए जो दावे किए आ रहे हैं उसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने ही पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर के बयान को महत्व नहीं दे रहे हैं। तृणमूल के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा, केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में संस्थागत पेशा दर 75 से बढ़कर 95% से अधिक हो गई है। और नतीजतन हुमायूं कबीर ने जो कहा है उसका वास्तविक तथ्यों से कोई मेल नहीं है। बंगाल में डेमोग्राफी में बदलाव होने को लेकर भाजपा तृणमूल नेताओं के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिले जैसे मुस्लिम आबादी के 60% से अधिक हो चुकी है, जो बदलती जनसांख्यिकी का प्रमाण है। और बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होने एवं डेमोग्राफी बदलाव को लेकर शोध करने वाली सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के निदेशक विमल प्रमाणिक ने गत दिनों दैनिक जागरण से कहा कि हम लोग 1991 से डेमोग्राफी बदलाव पर ब्लॉक स्तर से शोध करते आ रहे हैं। बंगाल के कई जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है और कई जिलों में तेजी से बदल रही है। मुर्शिदाबाद में 2011 की जनगणना में ही मुस्लिम आबादी 66% पार कर गई थी। अब इस समय देखो तो यह 70% से अधिक हो गई है। इसी तरह से मालदा में भी 60% से अधिक हो चुकी है। उत्तर दिनाजपुर में भी मुस्लिम आबादी आप देखते हैं कि 60% को पार कर गई है। डेमोग्राफी बदलाव के 2 प्रमुख कारण हैं, पहला घुसपैठ, तो दूसरी मुस्लिम जनसंख्या में जैविक वृद्धि। और सिर्फ इन जिलों में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, नदियों के अलावा बीरभूम, हावड़ा और यहाँ तक कि कोलकाता में भी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। कोलकाता के राजा बाजार, मटिया बोर्ज, खिदिरपुर और गार्डन रिच, मछुआ, बाड़ा बाजार और आप देखिए यहाँ तक कि भवानीपुर एवं बालीगंज में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है। कोलकाता के मटिया में मुस्लिम आबादी का अंदाजा तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एवं मंत्री फिरहाद हकीम के वर्ष 2016 में दिए गए उस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने
गार्डन रिच की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी थी। हालांकि बाद में विवाद होने पर उन्होंने अपने बयान से पलटा झाड़ लिया था। विमल प्रामाणिक ने कहा कि बंगाल में वर्ष 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 27% थी, अब तो यह 30% को पार कर चुकी है। राज्य के साथ कोलकाता में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है और यहाँ भी 30% के करीब पहुंच चुकी है। इसी तरह और भी जिले हैं जहाँ मुस्लिम आबादी कहीं 38 तो कहीं 40% पर पहुंच चुकी है। चलिए एक बार वेस्ट बंगाल घूम के आते हैं हम लोग। ये गए हम लोग, ये कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। ये रुचिकर बने विद्यालयी शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभाव में आने के बाद से प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक हमारी शिक्षा प्रणाली में निरंतर नवाचार देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूली बच्चों को वर्ष में 10 दिन बिना बस्ते के विद्यालय आने की व्यवस्था की है। और इससे संबंधित जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए वर्ष में ऐसे 10 दिन निर्धारित हों जब वे बिना बस्ते के विद्यालय आ सकें। ये 10 दिन विद्यालय वर्ष में 5 दिन के 2 चरणों में रख सकते हैं। और इस निर्णय के बाद अब विद्यालयों को अपने वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम में इन 10 बस्ता मुक्त दिनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। बिना बस्ते वाले ये दिन निष्क्रियता के दिन नहीं होंगे। शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया इस दौरान भी चलती रहेगी। और अंतर बस इतना होगा कि इस अवधि में शिक्षण का स्वरूप कक्षा आधारित पुस्तकीय ज्ञान से हटकर अनुभव आधारित ज्ञान पर केंद्रित रहेगा। विद्यालय में पढ़ाई को अधिक आनंदमय, अनुभवनात्मक और तनाव मुक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा कुछ गतिविधियां भी निर्देशित की गई हैं जिन्हें इस अवधि में विद्यालय कर सकते हैं। संदेह नहीं कि यदि धरातल पर विद्यालयों द्वारा शिक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का ठीक से क्रियान्वयन किया जाता है तो यह न केवल बस्ते के बोझ से दब रहे हमारे नौनी हालों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होगा। दरअसल भारतीय समाज में प्रायः आरंभ से ही बच्चों के मन में शिक्षा को एक ऐसे कार्य के रूप में स्थापित कर दिया जाता है जिसमें परिश्रम के अतिरिक्त और किसी चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है कि परिश्रम के अतिरिक्त दबाव के कारण बच्चों के मन में प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा के प्रति अरुचि का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह ठीक है, शिक्षा के लिए परिश्रम आवश्यक है, किंतु यह इतना भी नहीं होना चाहिए कि आरंभिक स्तर से ही बच्चों को भार लगने लगे। परिश्रम का स्वरूप एक रस होने के बजाय यदि विविधतापूर्ण हो तो बच्चों के लिए शैक्षिक कार्य रुचिकर हो सकेंगे। बैगलेस डे इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। बस्ते से मुक्त इन 10 दिनों में बच्चों को सैन्य एवं पुलिस कार्यालयों का भ्रमण कराने, स्थानीय उद्योगों को दिखाने समझाने, कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों से जोड़ने, कोई ऐतिहासिक स्थल एवं वन्यजीव अभ्यारण्य घुमाने जैसी 33 गतिविधियों में शामिल करने का सुझाव दिया गया। बच्चों का मन कौतूहल और रोमांच प्रिय होता है, अतः नई चीजों को जानने और उनका हिस्सा बनने के प्रति वे सदैव उत्सुक रहते हैं। वह शर्त यह है कि वह नई चीज उन्हें रोचक ढंग से बताई गई जाए। और इन गतिविधियों का स्वरूप पर्यटन केंद्रित है, अतः इनमें बच्चों का मन रमना स्वाभाविक है। पुलिस कार्यबलों का भ्रमण कराते हुए उन्हें पुलिस की कार्य प्रणाली और सेवा भावना से परिचित कराया जा सकता है। स्थानीय उद्योगों को दिखाते हुए भारत में कुटीर उद्योगों के महत्व एवं परंपरा का ज्ञान बच्चों तक संप्रेषित करना सहज ही संभव है। इतिहास बच्चों के लिए अक्सर एक उबाऊ विषय होता है और जिसकी तारीखों के जाल में उलझकर वे इसका वास्तविक रस अनुभव नहीं कर पाते। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण से इतिहास को देखने की सुलझी हुई दृष्टि बच्चों में विकसित की जा सकती है। उन्हें समझाया जा सकता है कि इतिहास केवल तारीखों की तरकीब नहीं होता है, अभी तो उसमें आप देखते हैं कि संस्कृति के सूत्र भी छिपे होते हैं। कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों को दिखाते हुए बच्चों में आरंभ से ही नए नए हुनर सीखने के प्रति जिज्ञासा और प्रेरणा जगाई जा सकती है। इसके अलावा अपने आसपास सर्वेक्षण कर लोगों की रुचियों को सामने लाना, किसी बुजुर्ग या फिर अपने अभिभावकों का साक्षात्कार करना आदि गतिविधियों का सुझाव भी मंत्रालय ने दिया। यह गतिविधियां बच्चों की रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होंगी। स्पष्ट है कि यह सभी गतिविधियां बच्चों के लिए नई चीजें जानने, सीखने और समझने का अवसर भी निर्मित करेंगे।
और वस्तुतः शिक्षा को सहज, आनंद से युक्त और रुचिकर होना चाहिए तथा वह इस तरह से दी जाने वाली चाहिए कि उसके लिए किया गया परिश्रम बच्चों को परिश्रम नहीं खेल लगे। और विद्यालयी शिक्षा पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। बस्ता मुक्त दिवस का यह कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि विद्यालय और इसके क्रियान्वयन की प्रति गंभीरता और समर्पण दिखाए, एक तरह से अपना कर्तव्य निभाए। तो ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है आपका दैनिक जागरण का। एक जनसत्ता का आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, नाइट्रोजन प्रदूषण के बढ़ते खतरे, इसे भी देख लिया करिएगा। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, लेकिन नाइट्रोजन का अत्यधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। 1940-1950 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन था और जिसमें खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली फसलें, किस्मों, सिंचाई और उर्वरक की शुरुआत हुई। हरित क्रांति ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, पर उसके अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणाम हुए, जिसमें आप देखिए नाइट्रोजन प्रदूषण भी शामिल है। अधिक उपज लेने के लिए किसानों ने बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल किया, जो अक्सर मिट्टी की अवशोषित करने की क्षमता से अधिक थे। नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी, पानी और हवा में नाइट्रोजन प्रदूषण, प्राकृतिक पोषक चक्रों में व्यवधान, जैव विविधता में कमी, मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण जलमार्गों में न्यूट्रिफिकेशन, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, जलीय परिस्थिति प्रणालियों में मृत क्षेत्र, कम ऑक्सीजन स्तर, मिट्टी का क्षरण, अम्लीय और अम्लीकरण और वायु प्रदूषण, नाइट्रोजन ऑक्साइड कण पदार्थ, जलवायु परिवर्तन, नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस। वहीं नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर का जोखिम, नाइट्रोसामाइन नाइट्रोजन प्रतिक्रियाओं का एक उप उत्पाद है। तंत्रिका संबंधी प्रभाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जोखिम उत्पन्न हुए और नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण जल उपचार लागत में वृद्धि हुई है। फसल की पैदावार और कृषि उत्पादकता में कमी आई है और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य सेवा लागत में बढ़ी है। तो आप लोग क्या करिएगा कि इससे जो परेशानी हो रही है, जो समस्याएं हैं, इसके कारण इन्हें भी याद रख लिया करिएगा। 20वीं सदी तक पर्यावरण पर नाइट्रोजन के प्रभाव को अच्छी तरह से समझा नहीं गया था। उत्पादकता पर कृषि का ध्यान, हरित क्रांति ने गहन उर्वरक उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने को प्राथमिकता दी। अपर्याप्त आंकड़े और निगरानी की कमी के चलते नाइट्रोजन प्रदूषण और इसके प्रभाव को चिन्हित करना मुश्किल हो गया। नाइट्रोजन प्रदूषण सार्वजनिक चिंता का विषय नहीं था और इस विषय पर शिक्षा सीमित थी। आर्थिक वृद्धि और विकास को पर्यावरण संबंधी चिंताओं से अधिक प्राथमिकता दी गई। सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नाइट्रोजन प्रदूषण को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग सीमित था और जिससे आप देखिए सामूहिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि हाल के दशकों में बढ़ी हुई वैज्ञानिक समझ, बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता और नीतिगत विकास ने नाइट्रोजन प्रदूषण को समझने में मदद की है। सतत प्रथाओं, विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बढ़ते ध्यान के साथ प्रयासों में सुधार जारी है। दुनिया भर की सरकारों ने नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए। अमेरिका की राष्ट्रीय पोषक तत्व प्रबंधन नीति राज्यों को जलमार्गों में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए पोषक तत्व प्रबंधन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यूरोपीय संघ का नाइट्रोजन न्यूनीकरण कार्यक्रम सदस्य राज्यों के लिए कृषि और उद्योग से नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। भारत सरकार का उर्वरक प्रबंधन अधिनियम उर्वरक के उपयोग को नियंत्रित करता है। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देता है। विभिन्न देशों में ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम विनियमन, शिक्षा और प्रोत्साहन के माध्यम से नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के प्रयास करते हैं। और आप देखेंगे कि नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियां और आप देखेंगे कि औद्योगिक प्रक्रिया सुधार, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि अपनाए जाते हैं। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और जिसमें आप देखिए व्यक्ति, समुदाय और सरकारें एक साथ मिलकर काम करें। नैनो यूरिया एक आशाजनक नवाचार है और आप देखेंगे कि जो छोटी सी बोतल में बंद तरल नाइट्रोजन युक्त कृत्रिम उर्वरक है। यूरिया में सर्वाधिक 46.6% नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया एक नैनो तकनीक आधारित उर्वरक है जो फसलों को अधिक कुशलता से नाइट्रोजन प्रदान करता है और जिससे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली अतिरिक्त नाइट्रोजन को कम किया जा सकता है। और नैनो यूरिया के नैनो कण
केवल तभी नाइट्रोजन छोड़ते हैं जब पौधों को उनकी आवश्यकता होती है। नैनो यूरिया की दक्षता का मतलब किसान कम अनुपयोग दरों का उपयोग कर सकते हैं और जिससे आप देखिए पर्यावरण में जारी नाइट्रोजन की कुल मात्रा कम हो जाती है। नैनो यूरिया लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देकर और मिट्टी के अम्लीकरण को कम करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जो आप देखिए नाइट्रोजन प्रदूषण कम करने में योगदान कर सकता है। सरकारों और नियामक निकायों को नैनो यूरिया के सुरक्षित उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए दिशा निर्देश और मानक स्थापित करने चाहिए। और आप देखेंगे इसमें पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण पर नैनो यूरिया के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए निरंतर शोध की आवश्यकता है। व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नैनो यूरिया की लागत उपलब्धता पारंपरिक उर्वरकों के साथ प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। कुल मिलाकर नैनो यूरिया में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने में एक मूल्यवान उपकरण होने की क्षमता है, लेकिन इसका प्रभाव जिम्मेदार विकास, तैनाती और प्रबंधन पर निर्भर करेगा। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सतत कृषि, परिशुद्ध कृषि और फसल चक्र का उपयोग करने की कृषकों को सलाह दी जानी चाहिए। ये आप देखें अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना को उन्नत करने की सलाह, नाइट्रोजन हटाने की तकनीकें लागू करने की सलाह और जल संरक्षण को बढ़ावा, औद्योगिक प्रक्रियाएं, कुशल दहन तकनीक लागू करने की सलाह। नाइट्रोजन कम करने वाले उत्प्रेरकों का उपयोग, नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन, वाहन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना, उत्सर्जन नियंत्रण उत्प्रेरक कन्वर्टर को लागू करना, टिकाऊ परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करना, उचित अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण को लागू करना, कचरा ढलाव में खाद्य अपशिष्ट और कार्बनिक पदार्थों को कम करने की सलाह। शिक्षा और जागरूकता, नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नाइट्रोजन उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए नीतियों का विकास और क्रियान्वयन, प्रोत्साहन और शिक्षा के माध्यम से संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, मृदा संरक्षण जुताई और बिना जुताई वाली खेती को लागू करना, नाइट्रोजन फिक्सिंग फलियां लगाना, मृदा स्वास्थ्य और कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देना, जल कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना, रिसाव को ठीक करना और बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, जल बचत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना। लीजिए ये उपाय बता दिए गए आपको। मौजूदा प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में सुधार करना, संधारणीय कृषि उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करना, इन रणनीतियों को लागू करके नाइट्रोजन प्रदूषण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर इसके हानिकारक प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये है आपके आज के संपादकीय पाठ की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। मेरे लिए कोई भी सवाल होता है, आपको सुझाव होता है तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद मेरी तरफ से। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए।